सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग अपने शैव ग्राम प्रोजेक्ट की संकल्प मीटिंग की तीसरी संवाद में भाग लेने जा रहे हैं। बैठक के अपने कुछ नियम हैं, उन नियमों के अनुसार ही बैठक होगी। आप सभी लोग जो अनुभवी हैं उन्हें मालूम है कि हमारे बैठक के क्या नियम हैं, लेकिन बहुत से नए साथी भी इसमें ऐसे हैं जिनको बैठक के नियमों की जानकारी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि सुशील कुमार जांगिड़ जी एक बार सभी साथियों को बैठक के नियम बतला दें। और सुशील कुमार जांगिड़ जी का माइक ऑन किया गया है। सुशील जी। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ, आप बैठक के नियम सभी नए साथियों को बतला दीजिए, जिससे बैठक सुचारू रूप से चल सके। जी सभी साथियों को नमस्कार। सनातन ज्ञानपीठ की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हमारी मीटिंग के नियम ये हैं कि गुरु जी अपना वक्तव्य जब पूरा करते हैं तो उसी के उपरांत आपको सवाल पूछने की अनुमति दी जाती है और उसमें आप अपना हैंड रेज कर कर सवाल पूछ सकते हैं, और अन्यथा अपने माइक और इसको बंद रखें ताकि मीटिंग सुचारू रूप से रहे। और कोई भी आपका सवाल है तो आप लिख सकते हैं, अगर उस बीच छूट जाता है तो अगले क्रम में आप उसे पूछ सकते हैं। और अनायास हल्ला या शोर शराबे की आवाज ना आए, इसका खास ध्यान रखा जाए। बहुत सुंदर, धन्यवाद। अब इसमें एक ऑप्शन है कि जब हम यहाँ से कंट्रोल रूम से चाहेंगे तभी आपका माइक ऑन होगा। ये व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं या इस तरह की व्यवस्था रखना चाहते हैं कि आप सभी प्रबुद्ध हैं और आप लोग मीटिंग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसलिए आपको माइक स्वतः ऑन ऑफ करने का अधिकार दे दिया जाए? इसमें आप किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं, ये शिवम शुक्ला जी आप बताइए। जी गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि सभी साथी जूम मीटिंग पे मीटिंग भी कर चुके होंगे, उनका अनुभव होगा, तो इस वजह से मीटिंग का लिंक जो है म्यूट का अनम्यूट का ऑप्शन ऑन ही रखा जाए, और ताकि सभी ठीक अपनी बात को रख सकें। जी। ठीक, बहुत सुंदर। तो भाई, अनम्यूट का ऑप्शन ऑन कर दीजिए, जिससे सभी साथी अपने स्वेच्छा से, लेकिन मीटिंग को डिस्टर्ब मत करिएगा। मीटिंग डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मुझे सख्ती बरतनी पड़ेगी। ऑन कर दिया। सभी साथियों को शैवग्राम के इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। इस शैवग्राम के प्रोजेक्ट के हेड हमारे बलजीत जी हैं, जो सर्वसहमति से सभी की स्वीकृति के उपरांत नियुक्त किए गए थे। मैं बलजीत जी से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले शैवग्राम की वर्तमान समय में क्या उपयोगिता है और ये इतना बड़ा महाअभियान शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य है, उस पर वो अपना प्रकाश डालें। इसके बाद हम लोग आगे अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। श्री बलजीत जी। प्रणाम गुरु जी। सभी साथियों को प्रणाम, और जो नए साथी जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत उनका स्वागत है, अभिवादन है। शैवग्राम की स्थापना के विषय में गुरु जी ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया उसके बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि वर्तमान में इसका स्थापित होना क्यों जरूरी है। अभी कुछ समय पहले गुरु जी गुरुग्राम प्रवास पर आए थे, गुरुग्राम आए थे, तो उसमें जो लोग रहे, जो लोग मिलने आए, जो पीड़ित थे 20-20 वर्षों से, यानी जो मेडिकल फील्ड में जाकर, क्योंकि कष्ट इतना है लोगों के जीवन में, ग्रह ज्योतिषीय कष्ट अलग है कि वो कष्ट भोग रहा है, लेकिन शारीरिक कष्ट अगर भोग रहा है तो डॉक्टर के पास जाएगा व्यक्ति। मैं बहुत कम समय लूंगा, 5 मिनट में ही अपनी संक्षेप में बात कहूंगा।
कि जो मैंने इस पर चिंतन किया कि व्यक्ति जा रहा है, उसको लाभ नहीं हो रहा है, वो अपनी जमा पूंजी लुटा रहा है, अपने बच्चों की चीजों में कटौती करके, उनकी खुशियों में कटौती करके। और जब मात्र गुरुजी ने यहाँ उनका उपचार किया, 2 दिन लगे, किसी को 3 दिन से अधिक नहीं लगे मेरी जानकारी में, तो उसका रोग ठीक होने शुरू हो गया। अब मेंटेन करना, जीवन शैली को बदलना उस व्यक्ति का कार्य है। तो ये जब पाया गया कि व्यक्ति ठीक हो जा रहा है और आप उसी काम के लिए पूरे पूरे जीवन दवा खा रहे हैं, एक तो ये। दूसरा, इतना समाज में भ्रम फैल गया है चीजों को लेकर। मान लीजिए तंत्र है, ज्योतिष है, जितनी विद्याएं हमारी विलुप्त हो चुकी हैं, उनको पुनर्स्थापित, रिस्ट्रक्चर समय समय पे किया जाता है। तो आज जब मुंबई में भी हम लोग महाराष्ट्र प्रवास पर थे, किसी लोगों को इनकी जानकारी नहीं। जब जानकारी नहीं है तो बच्चे शिक्षित कैसे होंगे? तो जिस यूनिवर्सिटी का पूरा मॉडल तैयार किया है गुरुजी ने और जो डेमो दे रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में, अभी भले ही उसका बहुत अच्छा एक लोग नहीं मान रहे हैं क्योंकि उसका दायरा कम है, लोगों की रेंज वहां तक नहीं है, लेकिन जब ये पूरा मॉडल तैयार होगा और अभी जैसे जान रहे हैं, तो आप लोग तो क्योंकि समझ रहे हैं, तो ये मुझे लगता है भविष्य में एक ऐसा उज्जवल और ऐसी धरोहर होगी जैसे नालंदा हुआ करता था, तक्षशिला हुआ करता था, इसी तरह ये माना जाएगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है, जिसमें मुझे संशय नहीं है। तो ये मेरा कथन है कि अपने जीवन के संघर्ष, अपने पीड़ा को और बहुत संपन्नता के साथ, प्रसन्नता के साथ जीवन जिए, यही ध्येय गुरुजी ने रखा है। और यही महादेव का भी पूरा उनका जीवन को अगर हम देखते हैं, अगर मनुष्य रूप में, तो यही है कि अपने जीवन को प्रसन्नता से जिया जाए, बिना किसी कुंठा के। जी गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद बलदीप जी। अपने जो साथी जुड़े हैं उनसे मैं 2-3 बहुत छोटे छोटे प्रश्न करता हूं। पहला प्रश्न ये है कि क्या किसी के पिता ये चाहते हैं कि बच्चा कष्ट में रहे, उसका संतान कष्ट में रहे? जवाब दीजिए आप लोग। नहीं गुरुजी। नहीं। नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी। नहीं चाहते। नहीं गुरुजी। तो जब हम लोग सामान्य मनुष्य हैं और हमारे पिता ये नहीं चाहते हैं कि हम कष्ट में रहें, तो वो ईश्वर जिसने सृष्टि को बनाया है, उसके मन में ये भाव क्यों आएगा कि आप कष्ट में रहें? नहीं आएगा। फिर भी हम कष्ट में हैं कि नहीं हैं? कोई ना कोई परेशानी से हम जूझते रहते हैं। बताइए भाई। जी ऐसा ही जी गुरुजी, ऐसा ही। जूझते। तो ईश्वर की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम किसी ना किसी परेशानी में जूझते रहते हैं। ये किस बात की सूचना है? ये इस बात की सूचना है कि हमारा जीने का जो तरीका है, जिसमें संघर्ष है, वो ईश्वर की इच्छा के विपरीत है। क्योंकि अगर हम ईश्वर की इच्छा के अनुकूल अपना जीवन चलेंगे, तो ईश्वर तो यही चाहता है कि आपके जीवन में कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए, आनंद ही आनंद होना चाहिए, खुशी ही खुशी होनी चाहिए। लेकिन ईश्वर की इस इच्छा के बाद भी अगर हमारे जीवन में संघर्ष है, तो ये इस बात की सूचना है कि हम ईश्वर की इच्छा के अनुरूप अपना जीवन यापन नहीं कर। अब प्रश्न यह है कि हमें अपने जीवन में जो ईश्वर की इच्छा के अनुरूप जीवन यापन मेरा नहीं हो पा रहा है, वो कैसे पता लगे कि ईश्वर की क्या इच्छा है और क्या चीज हम नहीं मान रहे हैं? ये मुझे कौन बताएगा? बताइए। कोई गुरु या मार्गदर्शक ही बताएंगे। जी गुरुजी, यही। कोई गुरु या कोई मार्गदर्शक बताएंगे। तो भाई, गुरु और मार्गदर्शकों की तो बाढ़ आई हुई है। आप चले आइए अभी कुंभ में, तो बहुत से बैठे हुए हैं भगवा कपड़ा पहने, अपनी अपनी दुकान खोले हुए, और सभी लोग किसी ना किसी गुरु से जुड़े हुए हैं। तो प्रश्न ये है कि जब हम गुरु से जुड़े हैं और गुरु और मार्गदर्शकों की बाढ़ आई हुई है, और
उनसे हम अपने जीवन का समाधान पूछते हैं, वो बताते भी हैं, फिर भी हमारे जीवन का संघर्ष कम क्यों नहीं हो रहा? क्या कारण है? इसके कहीं ना इसके कहीं कई कारण। हाँ, जी इसके कई कारण हो सकते हैं। उनमें से जो मेरी समझ में आ रहा है वो है, पहला कि जिन जिन गुरु या मार्गदर्शक से हमने कभी बात की, संवाद किया, तो हम लगातार जो है उनके संपर्क में रह नहीं पाते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो गुरु या मार्गदर्शक जो हैं, जो बताते हैं वो हम कर नहीं पाते हैं। तीसरा ये कि वे गुरु या मार्गदर्शक इतना डिस्टेंस मेंटेन करते हैं कि सामान्यता जो है उनका फॉलोअर जो है उनसे हमेशा संपर्क में रह नहीं पाता है। तो इस कारण वो धीरे धीरे हताश होकर फिर वो छोड़ छोड़ देता है। और चौथा कारण ये है कि जो दुखी व्यक्ति है, उसकी अपनी जो प्रवृत्तियां हैं वो इसमें दोषी हैं। तो ये चार कारण मेरे समझ में आ रहे हैं। यति जी, आप बताइए क्या कहना चाहते जी मैं सहमत हूँ जी, यही विचार थे जी लगभग जी। हैं? और कोई साथी? प्रणाम गुरु जी, जी बलजीत बात कर रहा हूँ। जी जी शिव। जी गुरु जी, मेरा ये विचार है कि सामान्य तौर पर देखा जाता है कि जो गुरु और जिन मार्गदर्शक से हम मान बैठते हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं या वो हमें इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो भी उसी समस्या में फंसे हुए हैं। और इसी वजह से हमें भी वो समाधान तो देते हैं, बस व्यवसायिक तौर पर, लेकिन इसीलिए हमारा भी कोई फायदा नहीं होता। तो बिल्कुल वो भी सही भ्रमित जवाब है और हमें भी भ्रमित शिवम कर। जी ने दिया। शिवम जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि जो हमारा गुरु है, जिसको हम अपना गुरु मान रहे हैं, वो जब स्वयं अपने जीवन में अपने जीवन का संघर्ष कम नहीं कर पाया, कोई ऐसा बाबा बूबी या साधु संत महात्मा शंकराचार्य तक आपको ऐसे मिले जो अपने में परम संतुष्ट हो? कोई मिला? नहीं जी, नहीं। नहीं। भाई, वो तो शास्त्रों के भी ज्ञाता हैं और उनका काम ही है शास्त्र अनुसार जीवन जीना। तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं और शास्त्र अनुसार जीवन जी रहे हैं, और इसके बाद अगर वो अपने जीवन का संघर्ष कम नहीं कर पा रहे हैं, खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके मार्गदर्शन में आपके जीवन का संघर्ष कैसे खत्म हो जाएगा? जी बिल्कुल सही है। और साथी बताइए, अपना मत रखिए इस पर, मैंने अपना विचार रखा। जी जी जी, ये सही सहमत है बात गुरु है, जी। सहमत है गुरु जी। सही बात सही है। बात है। तो प्रश्न ये है कि हम जिसके पीछे झोला लेकर दौड़ रहे हैं, और जो हमको सुंदरकांड पढ़ लीजिए, हनुमान अष्टक पढ़ लीजिए, बजरंग बली वाण पढ़ लीजिए, वगैरह वगैरह बताता रहता है, जब वह अपने जीवन में संघर्ष को खत्म करने का सही मार्ग नहीं ढूंढ पाया, और उसका जीवन 25 साल 30 साल ढोलक मजीरा बजाने के बाद भी आज भी संघर्षमय है। ये कौन है? माइक ऑन है, निकाल बाहर करो। अनुशासन में रहिए, निकाल के 1 सेकंड में बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिए इस बात। और जो भी हो निकाल के बाहर कर दो हमसे बिना पूछे। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति स्वयं अपने जीवन का संघर्ष कम नहीं कर पा रहा है, तो उसके मार्गदर्शन में आपके जीवन का संघर्ष भी कम नहीं होगा। अब प्रश्न यह है कि फिर जीवन का संघर्ष कम कैसे होगा? जीवन के संघर्ष को कम करने के लिए एक निश्चित विचार शैली को अपनाना पड़ता है, जिसे हम जीवन दर्शन कहते हैं। और मेरे अपने निजी अनुभव में है कि बहुत सी जीवन शैलियों पर जब हम अध्ययन करते हैं, यहूदियों की जीवन शैली पर अध्ययन करते हैं, पारसियों की जीवन शैली पर अध्ययन करते हैं, मुसलमानों के पर करते हैं, ईसाइयों पर करते हैं, हिंदू
जीवन शैली पर अध्ययन करते हैं, तो हिंदुओं में भी बहुत से पंथ हैं। कोई शक्ति को मानता है, कोई वैष्णव को मानता है, कोई शिव को मानता है। तो मेरे अपने निजी अनुभव में ये आया कि भगवान शिव की जीवन शैली का जो अनुगमन करता है, उसके जीवन के संघर्ष सबसे कम होते हैं। इसलिए भगवान शिव का जीवन शैली कैसी है, जिसका हमें अनुगमन करना चाहिए, और उसका अनुगमन करने से हमारे जीवन का संघर्ष कैसे कम होगा, इसके लिए एक प्रशिक्षण की जरूरत है। उसमें मार्गदर्शन मैं करूंगा, अभ्यास आपको करना है। आप ही लोगों के मध्य जिन लोगों ने अभ्यास किया है, वो सभी लोग इस जीवन शैली का अनुगमन किए हैं और उनके जीवन का संघर्ष कम हुआ है, उनकी सोच, उनकी वृत्ति में सुधार हुआ है। और आज बहुत से अपने बीच में ऐसे साथी हैं जो अपने जीवन के संघर्ष को कम करके आनंद पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये जो शैव ग्राम है, इसको बनाने का उद्देश्य बस सिर्फ एक ही है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। कि इतने धर्म, इतने संप्रदाय, इतने पंथ, इतने विचार, इतने दर्शन के बाद भी मनुष्य के जीवन का जो संघर्ष है, जो कम नहीं हो रहा है, उसको सही दिशा से, सही नीति से, सही पद्धति से किस तरह हम बतलाएं कि मनुष्य के जीवन का संघर्ष कम हो। इसके लिए शैव ग्राम की स्थापना की जा रही है। इस वर्ष लक्ष्य है कि 108 केंद्र पूरी दुनिया में खोले जाएंगे, जिसमें लगभग 40 केंद्र खुलने की स्वीकृति साथियों के प्राप्त हो गई है। उम्मीद है कि इस शिवरात्रि को 51 केंद्रों की स्थापना के साथ हम लोग शैव ग्राम का कार्य आरंभ करेंगे। और हमारे शैव कैलेंडर जो हैं, वो शिवरात्रि से शिवरात्रि ही चलते हैं। इसलिए आगामी शिवरात्रि जो 26 फरवरी की है, वहां से हम लोग अपना कार्य शुरू करेंगे। हर 3 महीने में अपने कार्य की समीक्षा करेंगे और अगले वर्ष 2026 की शिवरात्रि आते तक हम ये देखेंगे कि हम अपने कार्य में कितना सफल हुए। लक्ष्य 108 केंद्रों की स्थापना का है और हर केंद्र पर कम से कम 100 व्यक्तियों को जोड़ना है, जिनको सही जीवन शैली, सही साधना पद्धति बताकर उनके जीवन का संघर्ष कम करना है। अपने बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्होंने सही जीवन शैली को अपनाया, भगवान शिव पर भरोसा किया और उनका जीवन का संघर्ष अब बहुत कम हुआ है। इस तरह इस शैव वर्ष के अंदर हम लोग 10,000 शिव भक्तों को प्रशिक्षित करेंगे, जो अपने जीवन के संघर्ष को जब कम कर लेंगे, तब उनको देखकर दूसरे लोग उनका अनुगमन करेंगे। ये मेरी योजना है वर्ष 2025 की। किसी साथी को कोई विचार रखना हो, कोई विषय रखना हो, आप एक एक व्यक्ति माइक ऑन करें, अपना विचार रखे, अपना प्रश्न पूछे। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, स्पष्टीकरण दो, जिससे उसके जीवन का संघर्ष कम हो सके। परमिशन दे दीजिए। है कोई प्रश्न किसी साथी का? नाम गुरुजी, मैं इंदौर से स्वाति बात कर रही हूँ। बोलिए। गुरुजी, जैसे कि हमें अगर अपने क्षेत्र में कार्यालय खोलना है, तो कार्यालय खोलने के लिए मतलब हमारे पास क्या क्या संसाधन होने चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है स्वाति जी। कार्यालय को खोलने के लिए बस सिर्फ 3 ही संसाधन चाहिए, चौथा कोई संसाधन नहीं चाहिए। सबसे पहला संसाधन यह है कि आपकी
लोक कल्याण की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मैं जो गुरुदेव के द्वारा आज तक सीखी हूं या गुरुदेव ने जो मुझे रास्ते मार्ग बताए हैं, उससे मैं समाज के बहुत बड़े वर्ग को कैसे लाभान्वित कर दूं। अपने आसपास दोस्त, मित्र, हितैषी, संबंधी, इनके जीवन का संघर्ष मैं कैसे कम कर दूं, ये इच्छा सबसे पहला संसाधन। दूसरी चीज, आपके पास एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर कोई व्यक्ति अगर आकर आपसे अपनी समस्या पर डिस्कशन करना चाहे तो आप उसके साथ बैठकर आधे घंटे, पौन घंटे उसकी समस्या को सुने, समझें और उसको सही मार्गदर्शन कर सकें। तीसरी चीज, एक ऐसे किसी स्थान की तलाश करिए कि भविष्य में जब आपकी संख्या बल बढ़ जाए, 10, 20, 50 लोग हो जाएं, तो 10, 20, 50 लोगों को एक जगह इकट्ठा करके आप अपनी बात रख सकें। कोई स्कूल का हॉल हो या अपनी सोसाइटी का ही कोई मीटिंग हॉल हो या किसी साथी के पास कोई बहुत बड़ा ड्राइंग रूम हो, इस तरह की अगर सुविधा है तो ये रखना है। ये अलग अलग स्टेज की बात है। सबसे पहली स्टेज ये है कि हमें अपने मन में यह इच्छा करनी है कि अब 1 वर्ष तक मैं बस सिर्फ लोक कल्याण का कार्य करूं। जो भी व्यक्ति अपनी पीड़ा लेकर मेरे पास आएगा, मैं उसकी पीड़ा को सुनूंगी, समझूंगी और उसका मार्गदर्शन करूंगी। फिर दूसरे स्तर पर है कि जो व्यक्ति आएगा उसके साथ एकांत में बैठकर चर्चा करने का एक स्पेस बनाएंगे और जब एक समूह हमारे पास आएगा तो हम उस समूह के साथ वार्ता करेंगे। इसके अलावा और कुछ भी जरूरत नहीं। तो आपको ऑफिस खोलने के लिए इस तरह के छोटे छोटे संसाधनों की जरूरत है, इसके अतिरिक्त कोई जरूरत नहीं। और कोई प्रश्न किसी साथी का? कोई और प्रश्न? गुरुजी, शिवम बोल चिरंजीत रहा बोल हूँ। रहे हैं। बोलिए शिवम भाई। बोलिए शिवम जी। जी गुरुजी, प्रश्न ये है गुरुजी कि जैसे जो हमारे मित्र हैं वो शिक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, किसी जॉब तैयारी कर रहे हैं जॉब की, या कोई व्यापारिक सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उनके समझ में ये नहीं आता है कि वो चुनाव ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उनकी दिशा सही है या नहीं। तो उस दिशा में अगर कोई हमारा दोस्त मित्र हमसे पूछता है, मार्गदर्शन लेना चाहता है, तो उसको किस तरीके से हमें गाइड करना चाहिए या किस तरीके से मार्गदर्शन करना चाहिए, उसकी रुचि आपने क्या कैसे ढूंढनी चाहिए। आपने संपन्नता की क्लास की है ना? जी गुरुजी। तो संपन्नता की क्लास में हर प्रश्न का उत्तर दिया गया है। जी जी। अगर वह क्लास में आपको लगता है कि कोई बात छूट गई है तो हम लोग हफ्ते में 2 बार यहाँ पर मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में उस साथी का प्रश्न आप मीटिंग में रख सकते हैं जिससे कि अन्य लोगों को भी उसका लाभ प्राप्त। पहले जो संपन्नता के क्लासेस में मैंने बताया है उसके स्तर पर आप स्वयं उसे सही मार्गदर्शन करिए। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि कोई मार्गदर्शन में चूक हो रही है या आपका आत्मविश्वास ये कहता है कि नहीं, अभी इसमें और किसी विशेषज्ञ की जरूरत है, तो मैं हफ्ते में 2 क्लास नियमित रूप से लेता रहूंगा जो कि फ्री है। तो उस क्लासेस में उस साथी के प्रश्न को आप रख सकते हैं और उसका उत्तर मेरे द्वारा मिलेगा। जी धन्यवाद गुरुजी। और कोई प्रश्न किसी का? चिरंजीत बोल रहा हूँ गुरुजी, सिरमौर हिमाचल प्रदेश से। अभिभावक जो अपने बच्चों को प्रतिभावान बनाना चाहते हैं या जो बच्चे प्रतिभावान हैं उनके लिए कार्यालय की तरफ से कोई योजना रहेगी?
पहले तो ये प्रश्न है कि अभिभावक अपने बच्चों को जो प्रतिभावान बनाना चाहते हैं, वो अभिभावक को स्वयं कितनी प्रतिभा की समझ है। प्रतिभावान बच्चे की परिभाषा क्या है, बताइए। जो भी बच्चा किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता हो, किसी भी नहीं, विषय ये में नहीं, उसको प्रतिभावान बच्चे की परिभाषा क्या है। नहीं मालूम। तो सबसे नहीं पता। पहला तो प्रश्न माँ बाप से यही है कि प्रतिभावान बच्चा माने क्या। आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चाहे वो माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, किसी भी व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि हम जो शब्द बोल रहे हैं, इस शब्द के पीछे क्या भाव कम्युनिकेट होना चाहिए, या मेरे मन में जो भाव चल रहा है उसके संदर्भ में सही शब्दों का चयन क्या होना चाहिए। क्या अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा गायक है तो माँ बाप की इच्छा होती है हमारा भी बच्चा ऐसे ही गायक हो जाए, सारे गामा में जा करके माइक पर गाने लगे। फिर चैनल बदला उन्होंने, फिर देखा कि वो बच्चा बहुत अच्छा टेनिस खेल रहा है, हमारा बच्चा भी ऐसा ही टेनिस खेलना चाहिए। फिर उन्होंने चैनल बदला, फिर बच्चा तैराकी कर रहा है, हमारा बच्चा भी ऐसा ही तैराक होना चाहिए। तो मतलब जितने चैनल हैं, हर चैनल पे अलग अलग तरह के बच्चे अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, और माँ बाप जो मानसिक रूप से कमजोर हैं वो हर चैनल से प्रभावित हो रहे हैं। तो क्या इस तरह के मानसिक रोगी माता पिता जो हैं वो एक प्रतिभावान बच्चे का मार्गदर्शन कर सकते हैं, बताइए चरण जी। नहीं गुरुजी। तो सबसे पहले तो यही डिसाइड करना होगा ना कि माँ बाप जो प्रतिभावान बच्चा ढूंढ रहे हैं वो कैसा बच्चा वो चाहते हैं जो प्रतिभावान। ठीक है नहीं, इस पर विचार कीजिएगा। और कोई प्रश्न किसी साथी का। नहीं गुरुजी, अभी तो कोई प्रश्न नहीं है। मतलब इतने 60 70 80 लोग जुड़े हैं, इनमें किसी का कोई प्रश्न ही नहीं बचा, सबके प्रश्न खत्म हो गए। इसका मतलब यह है कि आप लोग मीटिंग में तैयारी के साथ नहीं आए, जबकि 3 दिन से शिवम जी कह रहे थे कि सब लोग अपने प्रश्न तैयार रखिए। कोई प्रश्न नहीं है किसी का। गुरुजी प्रणाम, बलजीत बात कर रहा हूँ। बोलिए बल्लू जी। मेरा एक प्रश्न ये है गुरुजी कि जैसे प्रतिभावान बच्चों की जिक्र किया चरणजीत जी ने, तो कि पहले तो प्रतिभा शब्द पे ही एक वो आ गया है कि प्रतिभा मतलब क्या। इसको थोड़ा सा आप विस्तार से जो भी हो बता दे थोड़ा, इसमें हमारी भी ज्ञान वृद्धि होगी। और बच्चे को किस तरह से पेरेंट्स को उसके स्किल को पहचान के ट्रीट करना चाहिए, ये छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी पेरेंट्स से सबके बच्चे हैं, तो ये बहुत आवश्यक है मेरे हिसाब से। देखिए बलजीत जी, हर आदमी की दृष्टि में प्रतिभा अलग अलग है। कोई बच्चा अपने को सचिन तेंदुलकर अपने बच्चे को बनाना चाहता है तो उसके लिए प्रतिभावान माने जो बेस्ट प्लेयर हो। कोई अच्छा म्यूजिशियन बनाना चाहता है तो उसके लिए म्यूजिक एक अच्छा विषय है। कोई पहलवान बनाना चाहता है, कोई आईएएस बनाना चाहता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि एक बच्चा एक ही सेक्टर में आगे जाएगा, और उस सेक्टर में भी बच्चे की रुचि होगी तब जाएगा। माता पिता अपने मानसिक रोग के अनुसार अपने बच्चे को पालना चाहते हैं। पता लगे पिताजी जिंदगी में असफल हो गए तो लड़का को आईएएस बनाने लगेंगे क्योंकि वो जिंदगी में बाबू बन के रह गए। या कोई दूसरे माता पिता हैं
वो कचहरी में टाइपिंग का काम करते हैं, बाबू का काम करते हैं, तो वो अपने लड़के को मजिस्ट्रेट बनाने लगेंगे। मतलब हम जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश में जो बेस्ट देखते हैं वो बनाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। बात यह है कि क्या वह बच्चा उस मनोवृत्ति का है कि जो हम सोच रहे हैं उसके अनुरूप वह बने, और अगर वह बच्चा उस मनोवृत्ति का नहीं है तो आप उसे कैसे बना दो? सिवा समय, पैसा, ऊर्जा बर्बाद करने को और आप क्या करो? और आज जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है कि माता पिता जिस परिवेश में पलते हैं उस परिवेश के अनुसार वो अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए अपने बच्चे से अपेक्षा करते हैं। बच्चे के भविष्य को देखकर या बच्चे के क्षमता और प्रतिभा को देखकर कोई अपेक्षा नहीं करता। उसी का परिणाम है कि कोटा में हर साल 100 से ज्यादा बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनके माता पिता के दिमाग में ये बिठा दिया गया है कि कोटा से पढ़ाई कर लेने के बाद वो इंजीनियर हो जाएगा, और इंजीनियर हो जाने के बाद इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा कमाएगा कि हमारे पास बस सिर्फ पैसा ही पैसा होगा। वो नस्ल अलग होती है। चूहा को कितना भी खिला पिला दो हाथी नहीं बनेगा, और हाथी को कितना भी व्रत रखवा दो वो चूहा नहीं बनेगा। इसलिए दूसरे की नकल मत कीजिए, अपनी नस्ल को पहचानिए। आप किस नस्ल के हैं और जिस नस्ल के आप हैं उस नस्ल में बेस्ट क्या किया जा सकता है, इस पर विचार कीजिए। किसी दूसरे की नकल में अगर आप अपने बच्चे को बनाना बिगाड़ना चाहते हैं तो बस सिर्फ आप बच्चे के जीवन के साथ मजाक कर रहे हैं और बच्चे का सर्वनाश कर रहे हैं, इसके अलावा आप और कुछ नहीं कर रहे। तो आप किस नस्ल के हैं ये आपके चिंतन का विषय है, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। अगर आप बौद्धिक विचार वाले व्यक्ति हैं तो आपका बच्चा बौद्धिक क्षेत्र में आगे जाएगा। आप शारीरिक परिश्रम वाले व्यक्ति हैं तो वह शारीरिक में आगे जाएगा। अगर आप दूसरे किसी साधना के क्षेत्र में हैं तो बच्चा साधना के क्षेत्र में आगे जा सकता है। तो सबसे पहले अपनी नस्ल देखिए कि आपके अंदर जो रगों में खून बह रहा है, जो आपके बच्चे के रगों में भी है, वो किस नस्ल का खून है, उसके अनुसार ही अपेक्षा करिए तो उचित है। ठीक है बलजीत जी? जी बहुत धन्यवाद गुरु जी। और कोई प्रश्न किसी साथी का? जी, बलजीत जी के प्रश्न में ही एक प्रश्न मेरा ये उठ रहा है कि ठीक है, किसी बच्चे को किसी बच्चे की प्रतिभा या उसके एटीट्यूड को पहचानने में हम अभी उतनी सक्षम नहीं हो रहे हैं या उतने योग्य नहीं हैं, लेकिन ये कि वो किस एक भी विधा में वो आगे जाएगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक बच्चा है या कोई बच्चा है तो वो कई कई विधाओं में आगे जा सकता है। उसको दो तीन नाम बताइए, दो तीन नाम बताइए जो कई विधाओं में आगे गए हैं। नहीं, नाम तो मैं नहीं बता सकता हूँ। तो नाम ये तो मैं नहीं बता। हाइपोथेटिकल बात मत करिए, हाइपोथेटिकल बात मत करिए। नहीं, कई जैसे विधाओं में जैसे मैं स्वयं के बारे में अगर मैं विचार करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि अगर घास काटने के काम में मुझे दिया जाए तो मैं बहुत अच्छी तरह घास काट सकता हूँ। मुझे अगर पढ़ाई के काम में दिया जाए तो मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता हूँ। मुझे अगर धर्म के काम में, अगर प्रवचन के काम में दिया जाए तो बहुत बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं अपने स्तर पर ये विचार मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग विधाओं में भी स्वयं एक व्यक्ति होने के बावजूद भी मैं कई विधाओं में सफल हो सकता हूँ। ऐसा मैं अपने अपने स्तर पे मैं कह रहा हूँ। मैं किसी और का उदाहरण तो नहीं दे पाऊंगा। सिन्हा जी, दुनिया में जो आप सोचते हैं ना अपने बारे में, हर आदमी यही अपने बारे में सोचता है कि मैं दुनिया का सब काम कर लूंगा। आप दुनिया के सब काम में सफल हैं या असफल हैं
इसका पैरामीटर क्या है? कब आपकी इसका? अपनी निजी कल्पना तो है नहीं। जी जी, आपका कहना सही है। भाई हम निजी तौर पर समझते हैं कि हम बहुत अच्छे कथावाचक बन जाएंगे, लेकिन जब कथावाचन के लिए बैठेंगे और वो जो सामने भीड़ है उसको हम कितनी देर डिटेन कर पा रहे हैं, इस पर निर्भर करेगा ना कि हम अच्छे कथावाचक हैं कि नहीं। जी और बिल्कुल। जब तक हमने एक भी कथावाचन नहीं किया है, तब तक हम ये कैसे डिसाइड कर लेंगे कि हम एक अच्छे कथावाचक हैं? हाँ, वो बात तो सही है बिल्कुल। तो फिर कोई भी काम जब तक आप करके उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर लेते हैं, अच्छा वकील वो नहीं होता जो कानून का जानकार है। बहुत से हैं कानून के जानकार बैठे रहते हैं झोला लिए, कोई नहीं पूछे। बात ये नहीं है कि आप कानून के कितने बड़े जानकार हैं, बात यह है कि कानून के जो आप जानकार हैं उस कानून की जानकारी को क्या आपने समाज में पैसे में कन्वर्ट कर लिया। अगर आपने अपनी जानकारी को कैश में कन्वर्ट नहीं किया है तो आप कितने भी बड़े जानकार हैं बने रहिए, क्या लेना देना समाज को आपसे। आप कितने भी बड़े ज्योतिषी हैं बने रहिए, अगर आपने अपने ज्योतिष विधान को कैश में कन्वर्ट नहीं किया है तो बेकार। उसी तरह अपने जीवन में जिस किसी भी कार्य को आप करते हैं उससे समाज का लाभ या आपके कार्यों से समाज आपको इतना प्यार करे, पसंद करे कि वह आपको इतना पुरस्कार दे दे कि आपका जीवन आर्थिक रूप से सक्षम हो जाए। ये स्थिति जब तक नहीं बनती है तब तक आप अपने को सफल नहीं कर सकते। योग्यता होना और योग्यता का उपयोग करना दोनों अलग अलग चीज। समाज में बहुत योग्य लोग हैं, मैं तो स्तब्ध रह जाता हूं लोगों को देखकर, एक से एक ज्ञानी पड़े हैं, लेकिन उस ज्ञानी होने का फायदा क्या अगर आप समाज में अपनी पहचान नहीं बना पाए। अब ये जो आईआईटी बाबा कुंभ मेला में लोकप्रिय हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि अचानक कुंभ लगते ही ये कहीं से प्रकट हुए, पिछले 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं। चांस की बात है कि मीडिया वाले इस समय पीछे पड़ गए तो आप और हम जान गए, वरना आज से 1 महीने पहले इनको कौन जानता था। क्या ऐसा है कि उनको ज्ञान की कोई कमी है? ना, बिल्कुल नहीं है। प्रतिभावान है, ज्ञानी है, समझदार है, बात को अच्छी तरह रख लेते हैं। आखिरकार आईआईटी का पढ़ा हुआ लड़का है, लेकिन उसको वो क्या उससे समाज के किसी वर्ग को लाभ पहुंचा पाए, या समाज के किसी बहुत बड़े वर्ग ने इनको रिकॉग्नाइज कर लिया? और अगर दोनों चीज नहीं हुई तो उनकी नॉलेज का क्या फायदा? ये मेरा मत है। अगर कोई जी व्यक्ति इस पर सहमत नहीं हो तो अपनी बात रख सकते हैं। जी ठीक है, अब बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस पर। करने का मतलब यह है कि जो जिस जिस भी विधा में मैंने परिश्रम किया है उसका अगर आउटपुट कम लोक कल्याण तक अगर नहीं भी पहुंचे, कम से कम मेरा मेरा व्यक्तिगत कल्याण भी अगर उससे नहीं हो पाया, तो इसका इसका मतलब है कि वो निष्कर्ष ये है कि मैं उसमें सफल नहीं नहीं हूं। योग्यता होते हुए भी आप सफल नहीं हुए। जी भाई कर्ण की योग्यता में कोई कमी थोड़ी थी, अर्जुन से बहुत समझदार था, योग्य था, सब था, लेकिन अल्टीमेट महाभारत के युद्ध में हार गया। बात खत्म हो गई। दुनिया में विजयी लोगों का गुणगान होता है, हारे हुए व्यक्ति इतिहास का हिस्सा हो जाते हैं, उनका गुणगान नहीं होता। ठीक है, और कोई साथी अपनी बात कुछ कहना चाहता है? जी सुशील बोल रहा हूँ। मेरा एक सिन्हा जी के उससे मुझे सवाल निकल के ये आया है कि अधिकतर देखा गया है जो पिता जिस प्रोफेशन में है बेटे को उस प्रोफेशन में नहीं लाना चाहते जबकि पास उनका तजुर्बा है, सब कुछ है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका थोड़ा विश्लेषण चाहिए भी।
ये आईटी मतलब वर्ष 1990 के बाद से ये दौर शुरू हुआ है, लेकिन उसके पहले की परंपरा यही थी कि पिता जिस प्रोफेशन में होता था चाहता था बेटा भी उसी प्रोफेशन में आए। क्यों? क्योंकि समाज में संभावनाएं बहुत कम थी पहले। सिलेक्टेड पढ़ने की 2-3 विधा होती थी, भाई आर्ट साइड पढ़ लीजिए, कॉमर्स साइड पढ़ लीजिए, साइंस साइड पढ़ लीजिए, और उनसे पढ़कर निकलने के बाद 4-6 तरह के जीविकोपार्जन के साधन होते थे। लेकिन अब जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है तब से हर सेक्टर में स्कोप इतना ज्यादा हो गया है कि पिता स्वयं ये महसूस करते हैं कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले उन्होंने जिस प्रोफेशन को एडॉप्ट किया था, आज उससे बेहतर प्रोफेशन दूसरे हैं। इसलिए पिता हमेशा अपने बच्चे का जो हित चाहते हैं वो अपने से बेटर प्रोफेशन में बच्चे को लाना चाहते हैं। पहले इतनी सूचनाएं नहीं थी समाज में, इसलिए पिता जो करते थे वही बेटे को करवाने लगते थे। भाई हमारे पिता भी वकील थे, उन्होंने भी वकालत पढ़ा ली। लेकिन निश्चित तौर से अगर मेरे पिता आज के दौर के होते तो वकालत के अलावा और जो विकल्प हैं उसमें वो मुझे इनकरेज करते कि तुम्हें वकालत से बेटर है इस क्षेत्र में जाओ, इस क्षेत्र में जाओ, इस क्षेत्र में जाओ। जैसे मैंने अपने बेटे को आईटी के क्षेत्र में डाला। मैं चाहता तो मैं वकील था, एस्टेब्लिश वकील था, प्रतिष्ठित वकील था, मैं अपने बच्चे को भी वकालत में डाल सकता था। लेकिन मुझे लगा कि आने वाले युग में जिस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग या एआई आ रहा है, वकालत से बेहतर स्कोप उस सेक्टर में होगा, इसलिए मैंने अपने बच्चे को उस सेक्टर में डाला। तो अब सूचनाएं अधिक हैं, संभावनाएं अधिक हैं, इसलिए पिता अपने प्रोफेशन से इतर दूसरे प्रोफेशन में बच्चे को डालने में बच्चे के जीवन को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ठीक है सुशील जी जी गुरु। और कोई प्रश्न किसी का? जी जी प्रणाम गुरु जी। जी मैं रमन बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल से। हम्म, जी मेरा एक प्रश्न है, बच्चों की प्रतिभा के बारे में चर्चा हो रही है, तो इसके लिए ना मेरे दो प्रश्न मन में उभर रहे हैं। पहला जी ये है कि बच्चों की प्रतिभा को कैसे पहचाना जाए, और दूसरा अगर उस प्रतिभा का पता लग जाता है तो उसको उस तरफ ले जाने के लिए, यानी कि उसमें और ज्यादा मजबूती के लिए क्या क्या ऐसे साधन अपनाए जाएं जिससे प्रतिभावान बच्चा बने। प्रतिभा को पहचानने की शर्त क्या है रमन जी? उसका उसके अंदर के गुण, स्वभाव, बच्चे के। आपका बच्चा अच्छा म्यूजिशियन है या नहीं है, हम्म। ये चीज आप उसके गुण और स्वभाव से जानेंगे या उसके गाने की कला से जानेंगे? जी वो बहुत अच्छी तरह शालीनता से पानी मांगता है, पानी को जल कहता है, घी को घृत कहता है, तो इससे क्या वो अच्छा म्यूजिशियन बन जाएगा? हम्म तो फिर तो ये गुण और स्वभाव जो है ना, ये निजी जीवन का विषय है, ये प्रतिभा का विषय नहीं है। जी प्रतिभा के लिए अगर आपके बच्चा एक अच्छा म्यूजिशियन है तो पहले म्यूजिक की समझ आपको पैदा करनी पड़ेगी, तब आप समझ पाएंगे कि बच्चा अच्छा म्यूजिशियन है या हमको धोखा दे रहा है। जी। ठीक है नहीं? तो हम्म। प्रश्न ये है कि बच्चा जिस सेक्टर में आगे जाना चाहता है उस सेक्टर में पहले माँ बाप को 6 महीने स्वयं प्रशिक्षण लेकर के ये देखना पड़ेगा कि वह बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है वो वास्तव में जाना चाहता है या वो अपना टाइम पास कर रहा है हमको धोखा देने के लिए। जी ठीक है नहीं? और जी माँ बाप आज के दौर में दाल रोटी और दोस्तीबाजी के अलावा कोई अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। आपको कोई हम्म। ऐसा माता पिता मिलता है जिसकी एक फिक्स इनकम है और घर खर्चे आसानी से चल रहे हैं, इसके बाद भी वो अपने व्यक्तित्व में कोई
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिवर्तन करना चाहता हो, ऐसा कोई माँ बाप मिलता है आपको? जी नहीं। नहीं। तो फिर जब माँ बाप अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं तो बच्चे का भविष्य क्या बनाएंगे? एक चांस है, एक संयोग है कि उनको एक आय का स्थायी साधन मिल गया, इसलिए उनका जीवन चल रहा है। उनकी प्रतिभा के बदले उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है, और ये बात वो जानते हैं। लेकिन पैसा क्योंकि आ रहा है, इसके बाद अब वो अपनी प्रतिभा में कोई विकास नहीं करना चाहते। जी। ऐसा मेरा अपना निजी अनुभव है कि अगर संयोगवश किसी माता पिता के पास किसी नौकरी के कारण, किसी व्यापार के कारण, किसी व्यवसाय के कारण अगर पैसा आ रहा है तो वो फिर अपनी प्रतिभा में कोई विकास नहीं करना चाहते। जो पैसा आ रहा है उसी में खा पी के उड़ा के संतुष्ट। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? जी जी सही बात है जी। जी सही गुरु है जी। ना? जी। तो प्रश्न ये है कि जब माँ बाप अपने अंदर प्रतिभा का विकास नहीं करना चाहते तो बच्चे से प्रतिभा के विकास की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? हम्म। तो पहले हमको अपने अंदर, मैं अपना उदाहरण देता हूं। मैं एक सफल वकील था, फिर अधिकारी बना, 10 साल मैंने नौकरी की, फिर इसके बाद मैं ज्योतिषी बना। ज्योतिषी के बाद अब आप लोगों के बीच में लोगों को ट्रेन करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। और हर जगह मैंने पैसा कमाया, वकालत में भी पैसा कमाया, नौकरी में भी पैसा कमाया, बतौर ज्योतिषी भी पैसा कमाया, और अब इस सेक्टर में हूं, यहां भी पैसा कमा रहा हूं। क्या आपको इतने विभिन्न आयाम पर व्यक्ति निरंतर अपना परिवर्तन करता रहे, विकास करता रहे, ऐसा कोई व्यक्ति मिला आज तक? जी नहीं। नहीं गुरु जी। जो वकालत कर रहा है वो वकालत में ही जिंदगी गुजार देता है, जो नौकरी कर रहा है वो नौकरी में गुजार दे रहा है। अगर किसी ने ज्योतिष का काम शुरू किया, जिंदगी भर ज्योतिष ही बना रहता है। चलिए, और कोई प्रश्न किसी का? जी गुरुजी, मैं स्वाति बात कर रही हूँ। गुरुजी, मैं वापस से सेवग्राम कार्यालय के ऊपर ही मेरा प्रश्न है। मेरा प्रश्न है कि जैसे कि सेवग्राम कार्यालय में आपने कहा कि 100 लोगों को जोड़ना है करीबन, तो गुरुजी 100 लोगों को जोड़ने के लिए क्या मतलब प्रोसेस होना चाहिए उसका? स्वाति जी, जी 100 लोगों को जोड़ना इतना आसान काम है कि आप एक हफ्ते अगर मेहनत कर लीजिए तो 100 लोग जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ना है? सबसे पहले तो आपने अपना अगर मन बना लिया कि हमें काम करना है, तो इसके बाद आप इंदौर में जैसे रहती हैं, तो इंदौर के 10 अलग अलग क्षेत्रों को चुन लीजिए। जिन 10 अलग अलग क्षेत्रों को चुनिए, उनमें 10 अलग अलग प्रभारी नियुक्त कर दीजिए। और वो जो 10 अलग अलग प्रभारी हैं, उनके साथ आप निरंतर मीटिंग देखते रहिए, और उन प्रभारियों से कहिए कि आप लोग 10-10 व्यक्तियों को अपने अपने क्षेत्र में चुनिए, जो कि भगवान शिव के अनुरूप लोगों को जीवन शैली जीने के लिए मार्गदर्शन कर सके। ये कोई बहुत कठिन काम है? गुरुजी। बताइए, आप इतना धीमे से क्यों बोलने लगे? नहीं नहीं क्या गुरुजी। 10 लोगों को इंदौर में 10 अलग अलग मोहल्लों से ढूंढ कर निकालना बहुत कठिन काम है? नहीं गुरुजी। नहीं है, बहुत सरल काम है। और वो जो जी 10 लोग हैं उनसे निरंतर आप जुड़ी रहिए, और उनसे कहिए कि आप लोग 10-10 लोगों को आगे जोड़िए। हो गए 100 लोग। हम समझते हैं कि इससे सरल काम और कोई नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति जुड़ जाए उसको मीटिंग में आने के लिए कहिए, वो मीटिंग में आए, अपने विचार, अपने तथ्य रखे, और उसके बाद डिस्कशन से लाभ ले, और जब वो लाभान्वित होगा तो वो आपसे जुड़ा रहे। ठीक है? जी गुरुजी, धन्यवाद। और कोई साथी, जैसे स्वाति जी प्रश्न कर रही हैं कार्यालय से संबंधित, इस तरह का प्रश्न किसी अन्य साथी का कोई? इस पर एक प्रश्न ये है गुरुजी मेरा
कि जब हम लोगों से बातचीत करते हैं, कन्विंस करते हैं, तो अपनी बात को जब रखते हैं, तो जो वैष्णव विचारधारा, जो एक बहुत ही बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है, तो उसको हम कैसे टैकल करें, उसकी क्या योजना बनाए इस विषय में? पहले अपना काम शुरू करिए शुक्ला जी। जी जब आप काम शुरू करेंगे तो विचारधारा कहाँ पर आपको प्रॉब्लम कर रही है वो सामने आएगी, और जब वो सामने आएगी तो उसका समाधान किया जाएगा। अभी तो हम लोगों ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति ही नहीं बनाई। मैं दृढ़ इच्छा शक्ति आप लोगों की तब समझूंगा जब हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में 10-10 प्रभारी नियुक्त कर ले और उन 10-10 प्रभारियों से निरंतर संपर्क में बना रहे। अगर व्यक्ति 10-10 प्रभारी नहीं बना रहा है, उसके निरंतर संपर्क में नहीं है, तो ये वैष्णव आएंगे, फिर इसके बाद चीन का आक्रमण होगा, फिर अमेरिका मिसाइल लेके आ जाएगा, श्रीलंका इधर से नाव से चल पड़ेगा। ये सब कपोल कल्पित समस्या है, और कपोल कल्पित समस्या का कोई समाधान नहीं है। इसलिए सबसे पहला काम है कार्यालय। कार्यालय के बाद इच्छा शक्ति के अनुसार 10 व्यक्तियों का चयन, और अगर पूरे जीवन में आपने 10 व्यक्ति को जोड़ने का सामर्थ्य नहीं पाया है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन व्यर्थ है, नरक है, आप किसी योग्य नहीं है, इस धरती पर बोझ है। अगर व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में 10 अच्छे लोगों को भी अपने साथ नहीं रखा, तो आप समझ लीजिए कि आप कितनी बड़ी समस्या है समाज के लिए। स्पष्ट जी है? जी। और कोई साथी कोई बात कहना चाहते हैं? प्रणाम कोई गुरुजी। और मानिक प्रश्न किसी ने? बोलिए मानिक जी। गुरुजी, उन 10 व्यक्तियों में क्या गुण धर्म अपने को देखना होगा जिससे वो अपन जोड़ना चाह रहे हैं अपने नीचे में, नीचे अपने ऊपर साथ नहीं, में? आप नहीं, कोई साथ वहां में, पर साथ वो में। सॉरी सॉरी, आप क्षमा कीजिएगा। नीचे मत बोलिए ना। यहाँ कोई नीचे नहीं, कोई ऊपर नहीं है। मैं भी ना ऊपर हूं ना नीचे हूं, हम सब भगवान शिव के भक्त हैं। उन व्यक्तियों में बस सिर्फ लोक कल्याण का भाव होना चाहिए कि हमारी वजह से किसी अन्य का कल्याण कैसे हो जाए, किसी अन्य को लाभ कैसे हो जाए। बस यही एक क्वालिफिकेशन है, बाकी सब चीज हम बता देंगे। आपके अंदर लोगों के कल्याण का भाव है, इतना पर्याप्त है, यही बेसिक क्वालिफिकेशन। इसके अलावा और हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी जीवन दिनचर्या में क्या है वो सब हम बताएंगे, आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। हफ्ते में 2 दिन मीटिंग होगी। 2 दिन 3 दिन में जो भी समस्या आपके सामने काम के दौरान आती है, आप मीटिंग में रखिए, उसका मैं समाधान करूंगा। लेकिन बस सिर्फ लोक कल्याण की ईमानदारी से इच्छा होनी चाहिए, और अगर किसी में लोक कल्याण की इच्छा नहीं है तो वो व्यक्ति आपके काम का नहीं। स्पष्ट? जी गुरुजी, वो चाहे किसी भी फील्ड का हो फिर। किसी भी फील्ड का। लोक कल्याण की जरूरत तो सभी फील्ड में। जी गुरु। और गुरुजी दूसरे कौन सा? मैं बलजीत बात कर रहा हूँ गुरुजी। मैं विषयांतर नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसा मानिक जी ने अभी प्रश्न किया कि लोक कल्याण की भावना की जोड़ने की शर्त जो आपने बताई, मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने सारी बातें सुनकर ही ये मैं बात बता रहा हूँ और अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा लाभ हो जाए, बस गुरुजी से मुझे ये लाभ मिल जाए, मेरी ये कार्य है, मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए। कुछ लोगों ने कहा भी है तो हमें नहीं करना है आगे कुछ। तो जब यही भाव लेके व्यक्ति चल रहा वो है उनका तो भाग्य है, वो उनका भाग्य है बलजीत जी। यहाँ तो भगवान शिव के कार्य को करने के लिए हम निकले हैं। वो उनकी वृत्ति है, वो उनका भाग्य है। अगर वह निजी स्वार्थ तक अटके हुए हैं तो ज्यादा दूर तक आपके सहयोगी नहीं बनेंगे, और अगर लोग कल्याण का भाव लेकर आपके साथ खड़े हैं तो लंबी यात्रा में साथ रहेंगे। इसलिए कौन किस मंशा से आपसे जुड़ा है ये मेरे लिए विषय नहीं है। मेरे लिए विषय यह है कि मैं एक यात्रा पर निकला हूं,
और इस यात्रा पर जिसको लगता है कि मुझे भी साथ में निकलना चाहिए, उसका स्वागत है। और अगर नहीं है तो जितनी दूर तक चलेगा चलेगा, उसका उसका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। हम तो विश्व के कल्याण के लिए निकले। कोई अपने निजी कल्याण तक सीमित है, ठीक है। कोई अपने परिवार के कल्याण तक सीमित है, ठीक है। कोई अपने क्षेत्र के कल्याण तक सीमित है, ठीक है। लेकिन हम विश्व के कल्याण के लिए निकले हैं। इसलिए जो जितनी दूर का साथी है वो उतनी दूर साथ चलेगा, इसके बाद उसका रास्ता अलग हो जाएगा, हम अलग हो जाएंगे। इसके लिए हम चिंता नहीं करते और ना ही हम किसी को सुधार सकते हैं। इस चीज को भी सभी साथी एकदम दिमाग में उतार लीजिए कि मैं किसी को सुधारने नहीं आया हूं, कि मैं आपको जबरदस्ती लोक कल्याण के मार्ग पर प्रेरित कर लूंगा, और ना मुझे आपसे कुछ चाहिए। जैसे किसी के दिमाग में ये है कि गुरुजी हमको मोटिवेट करके हमारी संपत्ति ले लेंगे, रुपया ले लेंगे, जेवर ले लेंगे, कपड़ा ले लेंगे। ईश्वर ने हमें पर्याप्त से ज्यादा दिया, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी की। आपको लगता है कि गुरुजी लोक कल्याण के मार्ग पर हैं, हमें साथ देना चाहिए, तो चलिए। नहीं है, कोई बात नहीं। जो साथ चलेगा वो साथ चलेगा, जो नहीं चलेगा वो पीछे छूट जाएगा। स्पष्ट है बलजीत जी? जी गुरुजी, बस मेरा यही कहना था कि कोई ईर्ष्या या कोई अगर व्यक्तिगत हित चाहता वो है वो उसका बुरा अपना नहीं है, भाव है, उसका बिल्कुल अपना भाव है, चाहेगा। उसका करने की जरूरत जी जी, है, उसका धन्यवाद। निजी भाव। चलिए, और कोई साथी? गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं मयंक गुप्ता बोल रहा हूँ गुड़गांव से। मेरा एक प्रश्न है, जैसे हमने एक सेवग्राम के लिए एक पोस्टर सा बनवाया है फ्लैक्स टाइप का, तो ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, क्योंकि जैसे मेरा घर है उसमें अगर देखी जाए तो एक वो बंद गली है, तो अगर मैं अपने केवल वो घर पे लगाता हूँ तो रीच काफी कम है, मतलब काफी कम लोग देख पाएंगे। तो क्या हम उसे किसी ऐसी जगह लगा सकते हैं घर से थोड़ा दूर, जिससे लोगों को वो विजिबल हो? ये बताइए मयंक जी, आज तक कोई भी व्यक्ति पोस्टर देख करके किसी के पास गया है बिना किसी स्वार्थ के? गुरुजी शायद नहीं। नहीं। कभी नहीं। जी। आप अपना कार्य करिए, डिजिटल युग है, डिजिटली आप अपना प्रमोशन करिए। आपको 10 ऐसे व्यक्ति ढूंढने हैं जो लोक कल्याण के भाव रखते हों, उन्हीं के साथ उठिए बैठिए, उन्हीं से लोक कल्याण पर चर्चा करिए। अपना कल्याण करिए, उन 10 साथियों का कल्याण करिए। बस सिर्फ 3 महीने के अंदर लोग आपके घर का पता ढूंढकर आपके पास आना शुरू कर देंगे। आपको किसी भी चौराहे पर जाकर कोई विज्ञापन करने की जरूरत नहीं। आप एक कल्पना कीजिए कि आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं या स्कूटर से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, आपको चौराहे पे एक कोई बहुत अच्छा सा पोस्टर दिख गया। आज तक क्या जिंदगी में कभी रुक करके उस पोस्टर का नंबर ले करके फोन किया किसी ने? अगर कोई स्वार्थ नहीं है तो नहीं किया। पढ़ लिया, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, मन में माइक्रो सेकंड में अच्छा है का विचार आया और आगे बढ़ गया। कोई किसी पोस्टर से प्रभावित नहीं होता, व्यक्ति आपके कार्य से प्रभावित होता है। अगर आप 10 व्यक्तियों के जीवन का संघर्ष कम करने का मार्गदर्शन कर पाए अपने जीवन में, तो आपके पास 1000 व्यक्ति स्वयं चलकर आएगा। और अगर आप 10 व्यक्तियों के जीवन का संघर्ष कम नहीं कर पाए अपने जीवन में, तो आप पूरे शहर को पोस्टर से लगा दीजिए, कोई आपके पास नहीं है। ठीक है मयंक जी? जी गुरुजी, स्पष्ट है गुरुजी, आभार गुरुजी। और कोई साथी कोई बात कहना चाहता है? नहीं है कोई प्रश्न? अब मैं 2-4 प्रश्न मैं भी रखूं? प्रणाम गुरुजी। नरसिंह बोल रहा हूँ नाम उड़ीसा से। बताइए। नरसिंह बोल रहा हूँ उड़ीसा से गुरुजी। बोलिए नसीम जी। जी मैं
लोक कल्याण कल्याण वाला काम ही करता हूँ मैं मतलब कृषि फील्ड में हूँ, उनका सेवा ही करता हूँ, फिर भी 2 शब्द मेरे को कड़वे सुनने पड़ते हैं। मैं अपना 100% देने के बाद भी मेरे को कड़वे शब्द सुनने पड़ते हैं। तो उस कड़वे शब्द को मेरे को कैसे लेना चाहिए? आप क्या कार्य करते हैं? आपसे पहली बार मेरा वास्ता पड़ रहा है। लोक कल्याण का क्या कार्य करना है? कार्य जी, बताइए। किसान लोग का धान बिकवाना हो या उनका जो रजिस्ट्रेशन हो, उनका बीमा हो, वो सब क्यों कार्य करना करता है? हूँ। क्यों करना है? ये सर, ये मेरी सरकारी नौकरी है गुरुजी, उसी फील्ड में तो मैं आप काम अपनी करता कहिए कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, फिर से ये क्यों कह रहे हैं कि लोक कल्याण कर रहा हूँ? हूँ। जी, आप अपनी नौकरी करते हैं, नौकरी में जो दायित्व है उसकी तनख्वाह मिल रही है, अपना कार्य कर रहे हैं, बात खत्म होगी। ये मेरी लोक कल्याण कैसे हो जाएगा? ये मेरी मेरी मेरे तरफ से मेरे तरफ से ये 100% मेरा सहयोग उनके प्रति रहता है, किसान लोग के प्रति। फिर भी मेरे को 2 शब्द सुनने कड़वे उनके सुनने अरे पड़ते हैं भाई, मेरे तो को। आपका 100% सहयोग जो किसान के साथ रहता है, जी, इसी का तो 100% आपको तनख्वाह मिलती है कि जी, किसी और चीज की तनख्वाह मिलती है कि नहीं, आप नहीं, किसान का सहयोग करें? जी, बताइए कि इसी बात की तनख्वाह मिलती है ना कि आप किसान का सहयोग करें, कि और किसी जी, बात की तनख्वाह मिलती नहीं, 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 इसी बात की मिलती है। है? तो आप अपना कार्य कर रहे हैं, उसके बदले में सरकार वेतन दे रही है। जी, ये लोक कल्याण कैसे हो जाएगा? किसानों के इसलिए इस प्रति भ्रम मेरी। से निकल जाइए। जी, जी, या इस भ्रम से निकल जाइए कि आप लोक कल्याण का कार्य कर रहे हैं। लोक कल्याण का कार्य नौकरी करना नहीं है। जी, ठीक है? जी। और कोई प्रश्न किसी का? कोई और अभी प्रश्न किसी साथी? बोलिए। जी, अभी कोई प्रश्न नहीं है गुरुजी। बोल नहीं। चलिए, अब मेरा 2-3 प्रश्न है जिस पर आप सभी अपने विचार रख सकते हैं। सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि मैं शैव ग्राम के माध्यम से पूरे देश में एक नेटवर्क बनाना चाहता हूं, जिसमें हर व्यक्ति से जुड़े। इसके लिए आप लोग अपने अपने जिलों में ऑफिस खोल रहे हैं, लेकिन इस ऑफिस के आगे, आप जिस जिले में ऑफिस खोल रहे हैं उसके अगल बगल के जिले में भी आप अपना ऑफिस खोलें, या किसी मित्र को, किसी रिश्तेदार, कोई साले बहनोई, दोस्त, दोस्त के जीजा, जो आपके विचारधारा से सहमत, उनके माध्यम से आप और दूसरे जिलों में भी अपना विस्तार करें, क्योंकि ये पूरे भारत में एक नेटवर्क बनना चाहिए। भारत में जो 779 जिले हैं, कोई भी जिला ऐसा नहीं होना चाहिए जिस जिले में अपने 1-2 लोग ना हो। तो मुझे इस कार्य में आप लोगों में से कौन कौन साथी अपने जिले के अलावा अगल बगल के जिले में नेटवर्क खड़ा करने में मेरा सहयोग कर सकते हैं, वो अपना माइक ऑन करें और अपना नाम बताएं। गुरुजी प्रणाम, मयंक गुप्ता। किस किस जिले की जिम्मेदारी आप ले रहे हैं? गुरुजी मैं जैसे रहता गुड़गांव में हूँ, लेकिन मेरा गृह नगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां पर संभल जिले में ये संभव हो सकता है। ठीक है, एक जिला संभल आप अपनी तरफ से गुड़गांव के अलावा इंडिकेट कर रहे हैं। जी गुरुजी। शुक्ला जी, आप इसमें इनका नाम और आगे संभल जिला उत्तर प्रदेश लिख लीजिए, जी गुरुजी। जहां पर ये ऑफिस खुलवाएंगे। जी। और कोई साथी? प्रणाम गुरुजी, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। मैं हम्म, गुरुजी, मैं प्रॉपर भीलवाड़ा जिला से, भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ। मैं भीलवाड़ा के साथ में ब्यावर जिला भी है, उसमें भी मैं साथी जोड़ पाऊँ, जोड़ सकता हूँ, मैं जोड़ रहा हूँ मैं। और शुक्ला जी राजस्थान तो में ये दौसा हाँ, जिला, वहाँ का भी एक, राजस्थान में दौसा जिला, वहाँ का भी एक साथी को मैंने जोड़ा है। आप आपका जैसे इंटरनेट सही काम नहीं उन कर रहा है। जिलों को भी मैं संपर्क में हूँ अभी। आपका इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा है। शिवम शुक्ला जी आपको पर्सनल फोन करेंगे,
आप उनको नोट करा दीजिएगा कि आप और किस किस जिले में कार्यालय खोलने में सहयोग कर सकते जी जी हैं। और कोई गुरुजी। साथी? और कोई साथी? प्रणाम गुरुजी, अमित बोल रहा हूँ। हम्म, गुरुजी, ग्रेटर नोएडा में मैं ग्रेटर नोएडा और पानीपत में मैं खुद देखूंगा, देहरादून में और सहारनपुर में, इन 2 डिस्ट्रिक्टों में भी मैं काम करवा दूंगा। अब जानने ठीक है, वाले लोग शुक्ला हैं। जी नोट करिए। जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। और कोई साथी? प्रणाम जी गुरुजी। सुशील। बोलिए भाई, फटाफट बोलिए, एक एक। बलजीत बात कर रहा हूँ गुरुजी। गुड़गांव के अलावा फरीदाबाद और झज्जर गुरुजी, 2 जिलों में। नोट करिए, फरीदाबाद और झज्जर की जिम्मेदारी बलजीत जी ले रहे हैं। जी। हाँ, और 2 साथियों ने और माइक ऑन किया था, बताइए नाम। गुरुजी संजय बात कर रहा है गुरुजी। मैं पंजाब के बठिंडा जिले में रहता हूँ गुरुजी। बठिंडा के अलावा मैं हरियाणा में, जहाँ पे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे चरखी दादरी, वहाँ की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ गुरुजी। चरखी दादरी, जी ठीक। गुरुजी। और कोई साथी? ये सुशील बोल रहा हूँ। मेरे सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अलावा करौली डिस्ट्रिक्ट है और एक हैदराबाद, ये 2 जगह के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ वहाँ के ऑफिस खुलवाने के लिए। सवाई माधोपुर के अलावा क्या क्या जगह बताई आपने? करौली डिस्ट्रिक्ट है गुरुजी और हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद और सरौली डिस्ट्रिक्ट, ठीक। करौली करौली और डिस्ट्रिक्ट कोई गुरुजी, साथी? करौली। करौली, अच्छा, सरौली नहीं, करौली है, ठीक। और कोई साथी? चरणजीत बोल रहा हूँ गुरुजी। सिरमौर जिला में तो कार्यालय हो ही गया है। 2 और जिला, एक हमीरपुर जिला हिमाचल का, दूसरा रोपड़ जिला पंजाब का, और पंचकुला जिला जो साथ में ही पड़ता है हरियाणा का, उसमें भी प्रयास करेंगे गुरुजी। शुक्ला जी नोट करिए, चरणजीत जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी। तो इन्होंने जो जिले बताए हैं एक बार फिर नोट करा दीजिए आप इनको। एक सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश, हमीरपुर जिला हिमाचल प्रदेश, रोपड़ जिला पंजाब और पंचकुला हरियाणा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई साथी? प्रणाम गुरुजी। मैं विपिन शर्मा, जिला विदिशा सिरोंज से बोल रहा हूँ। तो हमारे जिला विदिशा में मतलब शहर आते हैं आसपास, तो क्या हम उस पे भी संपर्क कर सकते हैं? पर जिला नहीं बदलेगा उसमें, मतलब तहसील नहीं हो नहीं, सकती। देखिए, आप जिले के तो मुखिया हैं ही हैं, उस जिले में तो सारी चीजें आपके कंट्रोल में ही रहेंगी। जी जी। जिले के अलावा अगल बगल की किसी और जिले में अगर आप कोई करें, क्योंकि मुझे पूरा 779 जिले पूरे भारत के कवर करने हैं इसमें, तो इसलिए कोई दूसरे जिले में अगर आप खुलवा सकें तो आप अपना बताइए अनुभव। जी जी, मैं मतलब किसी से, फ्रेंड से या किसी से हाँ, संपर्क करता बातचीत हूँ करके, दूसरी जिले। वार्ता करके जी आप शुक्ला जी को नोट कराइएगा। जी गुरु। इसकी नेटवर्किंग में संवाद की जिम्मेदारी शुक्ला जी को ही है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इनको बनाया है, पीआरओ। तो आप इन्हें सूचित करिए। लेकिन आपने रुचि ली, विचार किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और कोई साथी? गुरुजी संजय बोल रहा हूँ, उड़ीसा से। अपना डिस्ट्रिक्ट है कटक और भुवनेश्वर, दोनों डिस्ट्रिक्ट पे कार्यकाल खोलना चाहता हूँ। नहीं तो 2 डिस्ट्रिक्ट में आप अकेले संभालेंगे कि 2 लोग अलग अलग होंगे जो संभालेंगे? एक और लोग भी हैं, मैं उनको वार्तालाप कर रहा हूँ, करके दोनों डिस्ट्रिक्ट में करूंगा। बस शुक्ला जी को नोट करा दीजिएगा, जो जो साथी हैं उनको भी रखना है अपने साथ। और कोई साथी? जी गुरुजी, विक्रम बोल रहा हूँ। प्रणाम। गुरुजी, दुर्ग में तो हो गया है, रायपुर में शुरू कर सकते हैं गुरुजी, और राजनांदगांव में भी कोशिश कर सकते हैं वहां से बात करके। एक बार मैं बात करूँ वहाँ के लोगों को। नहीं, रायपुर में तो हमारे देवतनु जी हैं, वो कार्य देख रहे हैं, और देवतनु जी देखेंगे। और रायपुर में हमारा हो गया है। रायपुर के अलावा और कौन सा जिला आप ले सकते हैं?
राजनांदगांव है गुरुजी। कौन सा? राजनांदगांव? राजनांदगांव है। राजनांदगांव, अच्छा हाँ जी जी। ठीक है। तो राजनांदगांव में आप देख लीजिए, अगर वहां हो जाता है तो बहुत अच्छा है। जी जी गुरुजी। ठीक। और कोई साथी? गुरुजी प्रणाम, राकेश बोल रहा हूँ। गुरुजी, छत्तीसगढ़ में ही दुर्ग से लगा हुआ बालोद जिला है गुरुजी, वहां पर भी हो सकता है, वहां पे भी मैं प्रयास करूंगा गुरुजी। बालोद जिला, ठीक है। तो आप प्रयास करिए, वहां पर हो जाए तो जी बहुत अच्छा। ठीक है। और कोई साथी? विवेकशील जी जुड़ गए? क्यों? जी गुरुजी। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। बोलो ना। हाँ विवेक जी, आप जुड़ गए? जी गुरुजी। चलिए, ये जिलों में जो विस्तार हुआ है, इस पर शिवम शुक्ला जी कल दिन में सभी साथियों से वार्ता करेंगे। एक अच्छी खुशखबरी विवेकशील जी के माध्यम से है कि हम लोग अपना मॉडल शैवग्राम जो बनाने जा रहे हैं, उसके लिए अपने साथी विवेकशील जी ने 10 एकड़ जमीन तंजानिया में लेकर बहुत पहले ही काम शुरू कर दिया, और भगवान शिव की इनके ऊपर कृपा हुई है, बहुत अच्छे परिणाम इनको उसके मिल रहे हैं। और उसमें जो विस्तार इन्होंने किया है साल भर के अंदर, उसको देख करके आसपास के 20-25 एकड़ के काश्तकार स्वतः अपनी जमीन लेकर के इनके पास आए हैं कि आप मेरी भी जमीन ले लीजिए और मैं आपके इस कार्य में सहयोगी बनना चाहता हूं। इस तरह उम्मीद है कि निकट भविष्य में साल सवा साल के अंदर ही हम लोगों का 30 एकड़ जमीन का शैवग्राम तंजानिया के अंदर स्थापित होगा। और उसमें विवेकशील जी ने जो सबसे अच्छा काम किया, मेरे मन का जो काम किया है, वो पूरे क्षेत्र में अलग अलग छोटे 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 इन्होंने कॉटेज बना दिए, जिसमें एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या कोई एक पूरा परिवार जा करके रुक करके शैव जीवन दर्शन का प्रशिक्षण ले सकता है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा समूह है जिसमें 5-7 लोग इकट्ठे जाते हैं, तो 8 लोगों के रुकने का भी कॉटेज बनाया, जिसमें 8 लोग एक साथ एक जगह पर रुक करके प्रशिक्षण ले सकते। भगवान शिव की कृपा हुई है और इस तरह का मॉडल प्रशिक्षण हाउस जो इन्होंने अभी 10 एकड़, लेकिन इस वर्ष के अंत तक उम्मीद है कि 30 एकड़ के आसपास हो जाएगा, जो इन्होंने बनाया है, उसका प्रॉपर पूरा ड्रोन शूट किया है। उसके वीडियोस बने हैं, उसके फोटोग्राफ्स खींचे गए हैं। इन्होंने कल पूरा समय, पूरा दिन अपना इसी काम में लगाया है। तो सबसे पहले तो हम लोग विवेकशील जी के इस प्रयास के लिए कि इन्होंने एक मॉडल शैवग्राम इस पृथ्वी पर स्थापित कर दिया है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग इन्हें बधाई देंगे। आप लोग अपने माइक ऑन करिए, इनको बधाई। विवेक सिंह हार्दिक सर जी, बहुत बहुत बधाई। कांग्रेचुलेशन भैया। बहुत बहुत बधाई श्रीमान जी आपको। विवेक भैया को बधाई बहुत बहुत। कांग्रेचुलेशन सर विवेक भैया। और बहुत बहुत जल्दी ही बधाई। इन्होंने जो विवेक जी प्रणाम, मंजूर बात कर रहा हूँ। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और साधुवाद। सभी साथियों को धन्यवाद। और विवेक जी ने जो इस कार्य को किया है, इसमें इन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को शैवग्राम
भगवान शिव की जीवन शैली के साथ साथ जो बिना किसी केमिकल के अनाज और भोजन सामग्री इस तरह के पैदा करने का प्रयास किया है जो बिना अग्नि पर चढ़ाया हुआ भी प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें फल आदि बहुत बड़ी मात्रा में है। तो वो इन्होंने तैयार किया है और अभी तक के अनुमान के हिसाब से जून में ये उसके ऑफिशियल अनाउंस करके और उस कार्य को ये गति देंगे, क्योंकि आजकल वहां पर लू चल रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है। इस वजह से जैसे अपने यहाँ आजकल ठंड है, वहां पर जून के महीने में ठंड हो जाती है। तो जब जून के महीने में ठंड होगी तो हम सभी लोग भी चलेंगे और वहां पर इनके शैवग्राम का आनंद लेंगे। तो उसे ये पूरी दुनिया में शैव जीवन शैली क्या है, कैसे है, उसके प्रशिक्षण स्थल के तौर पर इन्होंने डेवलप किया है और इसमें एक बहुत बड़ी पूंजी भी इन्होंने अपनी लगाई है, जिसके लिए इनको धन्यवाद। और बोलिए बोलिए विवेक जी, आप क्या कहना चाहते? नहीं गुरु जी, मैं आपको धन्यवाद दे रहा था कि आपकी प्रेरणा और आपके मार्गदर्शन में ये हुआ है, और सभी साथी आपके आमंत्रित, सादर आमंत्रित, जब भी जो भी आना चाहे सर स्वागत है सबका। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि सब लोग एक पूरा हवाई जहाज बुक कर लेंगे 300 साढ़े 300 लोगों का, और वो पूरा हवाई जहाज ही लेके चलेंगे यहाँ से। कोई ताज्जुब की बात नहीं है, 300 साढ़े 300 साथी एक साथ जा सकते हैं और वहां पे 15 दिन 20 दिन रुक करके आनंद ले करके फिर हवाई जहाज से वापस आ जाएंगे। लेकिन प्रसन्नता की बात यह है कि पूरी धरती पर जो एक मेरे दिमाग के अंदर मानसिक कल्पना थी कि कोई शैवग्राम होना चाहिए, वो इन्होंने यथार्थ रूप पे जमीन पर उतार के दिखा दिया। अब ये जो मॉडल शैवग्राम इन्होंने बनाया है, इसी की नकल पूरी धरती पर अलग अलग जगहों पे बनेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। भारत में भी हम लोग अपना शैवग्राम बनाएंगे और एक नहीं अनेक शैवग्राम बनाएंगे। पूरे के पूरे समाज को भटकने से रोकेंगे। मानवता का जो दिग्भ्रमित करने का जो काल चल रहा है, ये दिग्भ्रमण काल से मानवता को उबार कर निकाल कर वापस लाएंगे और भगवान शिव की शरण में मानवता को पुनः पहुंचाएंगे। ये हमारा संकल्प है। मैं आज के मीटिंग में बस सिर्फ इतना ही रखूंगा, क्योंकि अगले चरणों की भी एक अपनी योजना है। टोटल 50 मीटिंग इस वर्ष होगी और उस 50 मीटिंग के बाद 108 कार्यालय पूरे भारत में खुलेंगे और 10,000 व्यक्ति अपने साथी जो शैव जीवन शैली का अनुगमन करेंगे, ये इस वर्ष का लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है। आप लोगों को जिन्हें लगता है कि ये लक्ष्य हम अचीव कर लेंगे, सभी एक दूसरे के सहयोग से वो अपनी बात माइक खोल के रख सकते हैं, और जिन्हें लगता है कि नहीं इसमें संशय है, कुछ सुधार करना चाहिए, वो माइक खोलकर अपना सुझाव दे सकते। मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुदेव, हो सकता है। जी अचीव करेंगे। ठीक, पूर्ण हो जाएगा गुरुजी। और इसमें किसी का कोई सुझाव होगा तो हम लोग मीटिंग देते रहेंगे, उस मीटिंग में वो सुझाव विचार किया जाएगा। अभी विवेकशील जी, ये जो वीडियो आपने शूट कराया है, ये कब तक आप उपलब्ध करा देंगे हमको? आज रात में बोला है गुरुजी, आज रात नहीं तो कल हो जाना चाहिए। स्निपेट्स थोड़ा थोड़ा उसमें मतलब कि भेजा था। कल शाम तक ये वीडियो अपने सभी साथियों के दर्शनार्थ उपलब्ध हो जाएगा। जी सभी लोगों, विवेक जी को, अभी विवेक जी फिर आ रहे हैं 9 तारीख को इंडिया,
हमें तो लगता है कि ये महीने में एक आध चक्कर तो लगा ही देते हैं इंडिया हमारे पास। 9 तारीख को ही फिर आ रहे हैं इंडिया और रहेंगे 3-4 दिन हमारे साथ। और भगवान शिव की इन पर ऐसी ही कृपा बनी रहे, इनके कार्य का विस्तार हो। और आज जो 30 एकड़ जमीन का प्रस्ताव इनके पास आया है, वो बहुत जल्द ही वहां का शैवग्राम 100 एकड़ में कम से कम अपना रूप ले, विस्तार ले। ये मेरा आशीर्वाद है, मेरी इच्छा है। और निश्चित रूप से जब पूरी दुनिया में मानवता थकेगी तो इनके बनाए हुए इस मॉडल शैवग्राम में उसको आश्रय मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आज की मीटिंग को मैं पूर्ण कर रहा हूं। कोई भी साथी जो किसी अन्य जिले में शैवग्राम का कार्यालय लोक कल्याण के भाव से खुलवाने की इच्छा रखते हैं, वो शिवम शुक्ला जी को नोट कराएंगे। मैं कल 11 बजे दिन में शिवम शुक्ला जी से इस विषय पर वार्ता करूंगा। और जिन साथियों ने शैवग्राम कार्यालय खोल लिए हैं, मतलब जिनका बैनर बन गया, मन बन गया और काम शुरू करने की वृत्ति है, उन सभी को मेरी ओर से बधाई। आप सभी लोग अपने कार्यालय के बैनर, पोस्टर जो भी आपने बनाए हैं, उनको लगाकर व्यवस्थित तरीके से उसकी फोटोग्राफ अच्छे कैमरे से खींचकर भेजिएगा, अपने बगल में खड़े होकर के या साथ में खड़े होकर के। तो आपकी वेबसाइट जो शैवग्राम की है उस पर आपका अपलोड किया जा सके। इसके साथ ही जो साथी किसी कारण से अभी तक नहीं कर पाए हैं, रविवार को हम अगली मीटिंग देंगे। 3-4 दिन का बीच में समय है, तो वो साथी अपना 3-4 दिन के अंदर कर ले, क्योंकि ये एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा जाल पूरी दुनिया में मैं बिछाना चाहता हूं, जहां पर सभी शिव भक्त एक दूसरे से जुड़े हुए हों और एक दूसरे के लिए मददगार हों। और अभी तो मेरा संकल्प इस वर्ष 10,000 का ही है, लेकिन ये संकल्प बहुत बड़ा है और उम्मीद है कि अगले 3 साल के अंदर हम अपने संकल्प को पूरा करेंगे। कोई साथी अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो कहिए, फिर मैं मीटिंग को पूर्ण करता हूं। गुरुजी, मैं बलजीत बात कर रहा हूँ। मैं अपनी 2 लाइन कहना चाहता था बस कि ये कार्य ईश्वरीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये अंत प्रेरणा से मेरे भी है और भी साथियों के होगा। और जो विवेक जी ने किया है, ये तो बिल्कुल अद्भुत कार्य है, मतलब कोटि कोटि प्रशंसा है उनको। और जब इस आयु में व्यक्ति ये तलाश करता है कि अब मुझे विश्राम करना है और वो इतने एक्टिव हैं, तो ये मुझे किसी ने बहुत पहले कहा था। मैं अपना एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ, इसी से शायद सबको समझ में आ जाएगा। कोई व्यक्ति थे जो जानते थे आपको, लेकिन वो आईडी छिपा कर कार्य ना कुछ अपना लेख लिखते थे, लेकिन भक्ति के लेख लिखते थे। तो जिज्ञासा हुई बातचीत करने की, तो उन्होंने कहा कि आप तो योगेश जी के शिष्य हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो उन्होंने मेरा चित्र देखकर बोला कि भविष्य में जब कोई योजना बनेगी तो योगेश जी स्वयं क्या कार्य आपसे लेना वो अपने आप ले लेंगे, वो बहुत सक्षम है। तो मैंने कहा ठीक है जी। अब मेरा ये कहना है कि आपको, क्योंकि जो जानता है बहुत करीब से कि आप तो स्वयं ही, मैं तो महादेव ही मानता हूँ, और भी लोग ऐसे ही सहमत होंगे कि आपने एक डिजाइन अपने दिमाग में सोचा और वो धरातल पर आ गया, तो ये ईश्वरीय कार्य है। इसमें सभी को खुले मन से सहभागिता करनी चाहिए। बहुत बड़ा अवसर है, इसी में सारे कार्य निहित है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा गुरुजी, छोटा मुंह बड़ी बात। और मुझे बेहद प्रसन्नता है। मैं पुनः अपना विवेकशील जी को बहुत बहुत साधुवाद और मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बलजीत। एक्चुअली ये टीम वर्क है, सब लोग साथ हैं, तो इसी इंडिविजुअली कहीं कोई औकात नहीं है। गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद है कि हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। ये भगवान शिव का कार्य है। जब आप ये सोच लेंगे कि ये भगवान शिव का कार्य है और शिव ने हमें चयनित किया है इस कार्य को करने के लिए,
तो जीवन में इस कार्य को करने में कभी कोई अवरोध आ ही नहीं सकता। जीवन में इस कार्य को करने में सारे अवरोध तभी तक है जब तक आपके मन में ये भाव है कि ये कार्य मैं कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे। भगवान शिव आपसे करवा रहे हैं, उन्होंने अवसर दिया है, आओ कर लो। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, भगवान शिव के इस अवसर का लाभ नहीं उठा पा रहे हो, तो ये आपका दुर्भाग्य है। क्योंकि भगवान शिव स्वतः आपके आगे ऑफर रख रहे हैं और आप उसे रिफ्यूज कर दे रहे हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। मैं भी आप ही लोगों की तरह भगवान शिव के आदेश पर ही कार्य कर रहा हूं, उन्हीं का कार्य कर रहा हूं। मेरा कोई एक रंच मात्र इसमें अपना निहित ना स्वार्थ है ना इच्छा है। तो एक अवसर है उस भगवान शिव की ऊर्जा के अधीन उनके मार्गदर्शन में कार्य करने का। आप इस अवसर का लाभ उठाएं और अपना कल्याण करें, अपने परिवार का कल्याण करें और अपने जैसे बहुतों का कल्याण करें। क्योंकि कल्याण करने का एकमात्र मार्ग भगवान शिव की कृपा ही है और कुछ नहीं, जिसके दर्जनों उदाहरण हमारे जीवन में घटे, हम सभी के जीवन में घटे। और जो इस अवसर का लाभ उठा रहा है उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहे, ऐसा मैं शिव से प्रार्थना करता हूं। आपको ईश्वर ने पसंद किया, आपसे ईश्वर यह कार्य ले रहे हैं, इसके लिए मैं ईश्वर को भी प्रणाम करता हूं और आपको भी प्रणाम करता हूं। आज का वक्तव्य यहीं पूरा कर रहा हूं। अब रविवार को बैठक होगी, तब तक आप सभी लोग अपना अपना कार्य करिए। अगर किसी तरह के कार्य में कोई भी अवरोध आ रहा है तो आप हमसे परामर्श लीजिएगा, शिवम शुक्ला जी से परामर्श लीजिए, बलजीत जी से परामर्श लीजिए, लेकिन यह कार्य रुकना नहीं चाहिए। आगामी शिवरात्रि से ऑफिशियल तरीके से हम सभी कार्यालय की घोषणा करेंगे, लेकिन जब तक हम अधिक से अधिक जितने कार्यालय खोल सकते हैं उस पर विचार करें। 108 कार्यालय का संकल्प है। आप लोगों के सहयोग से जितनी जल्दी जितने कार्यालय खुल जाए, ईश्वर की कृपा है। और जितनी कार्यालय खुले, जितने लोग जुड़ेंगे, उन पर ईश्वर की कृपा हो, ये मेरी इच्छा है। इसलिए यह भगवान शिव का कार्य है, आप इसमें सहयोग करिए, ये मेरी आप सभी से प्रार्थना है। नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु खुश जी। रहिए, प्रणाम सभी लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी। सभी साथी शुक्ला जी को सूचित कर दीजिए अभी ही व्हाट्सएप पर कि वो किस किस जिले में कार्यालय खुलवाने में शुक्ला जी का सहयोग कर सकते हैं। अभी ही टाइप करके भेज दीजिए तुरंत। नमस्कार। नमस्कार।